आज हम पढ़ेंगे वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वाइपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। पिछले लेक्चर में हमने वाइपर प्रेशर के बारे में पता कर लिया था कि वाइपर प्रेशर होता क्या है। अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो उसका वाइपर प्रेशर क्या होगा। इसमें उससे पहले पढ़ने से इसको हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्म है जो हम समझ लेते हैं पहले ही। वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या होता है? ठीक है, जो इवोपोरेट हो जाता है। ठीक है ना, जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोनेंट जो वेपर फॉर्म में चला जाता है उसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा, मान लो कि लिक्विड हो जाता है जितना सब वोलेटाइल होता है। ठीक है, कोई जल्दी मतलब उड़ जाता है वेपर फॉर्म में, कोई थोड़ा सा टाइम लेता है। तो H2O हो गया, एल्कोहल हो गया, एग्जाम्पल्स आप याद रखना। ठीक है, एसीटोन हो गया। ओके, बेंजीन हो गया हमारा। लो, ये वोलेटाइल हम देख चुके हैं। ठीक है, अब वोलेटाइल है तो इसका जो प्योर वेपर प्रेशर है वो तो क्या होगा, जीरो तो होगा नहीं, कोई ना कोई प्रेशर रहेगा। और नॉन वोलेटाइल क्या होता है देख लो, ये भी नॉन वोलेटाइल जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जो वेपर में चेंज नहीं होगा उसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल एग्जाम्पल मेन देखो। ठीक है, यूरिया हो गया। यूरिया क्या है, नॉन वोलेटाइल होता है। ग्लूकोज हो गया, C6H12O6। ठीक है, और हमारा सुक्रोज हो गया, C12, कैन शुगर, H22O11। मतलब सॉलिड जो हो जाता है जनरली, सॉलिड जो होता है, ठीक है, जनरली वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वेपर बनेगा नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होगा क्योंकि इसका वेपर तो बनेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब हम चलते हैं राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इस हेडिंग से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दोनों कंपोनेंट क्या होंगे सॉल्यूशन के, लिक्विड होंगे। सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। ठीक है, सॉल्यूट जो होगा हमारा ये भी लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट जो होगा ये भी लिक्विड होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमारे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें क्या कहा गया है देखो जरा, सॉल्यूशन है, मान लो ये कंटेनर है हमारा, और इसमें हमारे दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, दोनों कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट हैं। अब दोनों क्या है, लिक्विड है। चलो दूसरे कलर से दूसरे वाले कंपोनेंट को बना देते हैं। ये दूसरा वाला हो गया। अब इसी को बहुत अच्छे से समझना आप। अब आपको पता है सरफेस पे दोनों रहेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होती है, और हर जगह दोनों कंपोनेंट रहेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन का सरफेस है यहाँ पर भी दोनों कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर भी दोनों कंपोनेंट हमको देखने को मिलेंगे सरफेस पे। अब ये क्या है, लिक्विड लिक्विड है सब। ठीक है, इसमें दोनों कंपोनेंट क्या है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है ये। ठीक है ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर मान लो कंपोनेंट वन जो है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा, चाई वन है, कंपोनेंट टू जो है उसका मोल फ्रैक्शन इसमें चाई टू है। ठीक है, X1 और X2।
अब वो मैंने बताया था कि जो प्योर फॉर्म में प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, उसको हम पी नॉट से दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें सॉल्यूशन के अंदर है, तो इसमें प्योर वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे। जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा, मान लो कि ये जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जितना कन्वर्ट होगा वेपर में, उतना ही फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों कंपोनेंट होंगे, इसमें भी वेपर फॉर्म में भी क्या होंगे, दोनों कंपोनेंट होंगे, दोनों कंपोनेंट इसमें भी होंगे। अब किसी के प्योर प्रेशर की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब प्रेशर क्या हो गया है, दो कंपोनेंट है, मान लो दो गैसेज है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, किसकी, पार्शियल प्रेशर की। मान लो इसका पार्शियल प्रेशर P1 है, और इस दूसरे कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो P2 है, ठीक है। जब एक कंपोनेंट रहेगा तब हम P0 की बात करेंगे, क्लियर है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या होता है डाल्टन के अकॉर्डिंग, क्या हो जाता है, P1 प्लस P2। तो अब आपको पता होगा कि जितना ज्यादा इसमें मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा, वहां उसका ज्यादा वेपर बनेगा, जिसका कम होगा मोल फ्रैक्शन, उसका कम वेपर बनेगा, ठीक है। तो जो ये पार्शियल प्रेशर है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सॉल्यूशन में जितना मोल फ्रैक्शन होगा, उसके पार्शियल प्रेशर उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मान लो कि जितना ज्यादा इसमें कंपोनेंट 1 होगा, उतना ज्यादा उसका वेपर बनेगा, ठीक है। तो उसका उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो पार्शियल प्रेशर यही है राउट्स लॉ, ठीक है, कि जो पार्शियल प्रेशर हो जाता है कंपोनेंट का, मान लो कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कंपोनेंट 2 की बात करते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंपोनेंट 2 के। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा अगर मान लो कि कंपोनेंट 1 होगा, उतना उसका प्रेशर होगा, इसलिए उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया गया है। मान लो कि इसमें कंपोनेंट 1 और डालते चले जा रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते चले जा रहे हैं। मान लो ऐड कर रहे हैं हम कंपोनेंट 1। अब उसमें कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, उसकी बात तो ठीक है, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहाँ बस दो कंपोनेंट की बात करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों कंपोनेंट क्या है, लिक्विड लिक्विड है। तो अगर कंपोनेंट 1 इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो होगा कंपोनेंट 1 का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यही है हमारा राउट्स लॉ है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको डिराइव करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे हम। मान लो कि कंपोनेंट 1 का हमने देखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 2 की बात करेंगे अगर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर अगर मान लो कि सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट 2 जो है अभी 0 है, ठीक है, अभी नहीं ऐड किए हैं, तो क्या होगा, इफ कंपोनेंट 1 इज 1, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है कंपोनेंट 1 का क्या है 1 है। और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल साइन आता है, ठीक है ना, P1 इज इक्वल टू K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ये क्या है, कांस्टेंट है K। अब आपको पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन 1 जो है, मोल फ्रैक्शन जो होगा कंपोनेंट 1 का अगर 1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू K हो जाएगा। और आपको पता है सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वही उसका क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ही क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा। तो ये के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट। तो P1 इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। यही हमारा राउट्स लॉ की डिफिनेशन है कि जो प्योर वेपर प्रेशर होता है और मोल फ्रैक्शन होता है, उसी कंपोनेंट के प्रोडक्ट के क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह इसको इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारा आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P नॉट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक सेम वे में इसको भी हम कर लेंगे।
ये तो हमारा दिख गया। अब आपको हेनरी लॉ से इसको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। हेनरी लॉ क्या है हमारा, जो आप पहले पढ़ चुके हो। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या है हमारा, हेनरी लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो केएच इनटू मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमारा हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ क्या होता है, राउट लॉ को हम बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउट लॉ जो होता है स्पेशल केस है जो हेनरी लॉ का है। बस इसमें क्या है, के एच की जगह क्या है हमारा, के एच की जगह हमारा क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है। इसलिए जो राउट लॉ है स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का। राउट लॉ जो होता है, राउट्स लॉ स्पेशल केस होता है ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है। चलो, अब पार्शियल प्रेशर तो हमको पता चल गया। अब डाल्टन क्या कहते हैं, सभी पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, पी टोटल, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन क्या कहते हैं, सभी पार्शियल प्रेशर को हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा। तो P1 प्लस P2, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, P1 प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। ये सब समझ रहे हो ना आप लोग, उसी को हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं पार्शियल प्रेशर की, ठीक है। तो हमको क्या निकल जाएगा, पी टोटल निकल जाएगा। पी टोटल को हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। मान लो कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट 2। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। पी नॉट 1 ब्रैकेट में 1 माइनस x2, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा पी नॉट x2, ठीक है। अब पी टोटल को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, पी नॉट 1 माइनस पी नॉट x2 प्लस पी नॉट 2 x2, ठीक है। अब यहाँ से हम पी नॉट 1 प्लस x2 ब्रैकेट में पी नॉट 2 माइनस पी नॉट 1, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रेशर ऐसे भी हमारा निकल सकता है। देखो, अब जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता है हमारा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी बात कर लेंगे, डाल्टन वर्सेस राउट्स लॉ, ठीक है। छोटे-छोटे लेक्चर बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउट्स लॉ, ठीक है ना। ये वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है राउट्स लॉ, ठीक है ना। देखो, लिक्विड सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं तो वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तो लिक्विड सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मान लो, ठीक है। देखो, अगर हम वेपर प्रेशर, ठीक है ना, इधर हम ले ले रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर हम ले ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मान लो कि इसमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन 1 है, कंपोनेंट 1 क्या है, सिर्फ कंपोनेंट 1 ही है, ठीक है। तो अब उसका मान लो कि वेपर प्रेशर जो था, प्योर वेपर प्रेशर उसका क्या है, पी नॉट है। यहाँ पर क्या है उसका, पी नॉट है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम कंपोनेंट 2 ऐड करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसका इसका जो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। पहले ये देख ले रहे हैं हम कि जो हम मानते हैं कि जो कंपोनेंट 2 है वो मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट 1 है, या फिर कंपोनेंट 1 को ज्यादा वोलेटाइल मानूं या कंपोनेंट 2 को ज्यादा वोलेटाइल मानूं, ठीक है।
अगर कंपोनेंट जो 2 है वो मोर वोलेटाइल है, ठीक है, मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट 1, ठीक है, देन कंपोनेंट 1, ठीक है ना। कंपोनेंट 2 इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट 1। तो जो वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है ना। प्योर फॉर्म में रहेंगे तो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी होता है, वोलेटिलिटी, ठीक है। जो ज्यादा वोलेटाइल उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो चलो ग्राफ से समझ लेते हैं अब। मान लो कि दोनों कंपोनेंट को एक साथ ले लेते हैं ग्राफ में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलो बना देते हैं ग्राफ ऐसे ही जल्दी जल्दी। देखना, इसको समझना अच्छे से। मान लो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो इधर हम ले रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करते हैं इसको। हम्म। कौन सा नशा करता है, प्यार मेरा हर एक से वफा करता है। मान लो कि इधर है हमारा कंपोनेंट 1 है पूरा का पूरा, ठीक है, और कंपोनेंट 2 जो है वो 0 है। तो जो ये वेपर प्रेशर हम देख रहे हैं यहाँ पर, और कंपोनेंट 1 जो है लेस वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर पी नॉट होगा, ठीक है। और या इधर यहाँ पर आने पर हमारा कंपोनेंट 2 हो जाता है 1, और कंपोनेंट 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये ज्यादा वोलेटाइल है तो इसलिए इसको ऊपर बना रहे हैं हम, पी नॉट 2, ठीक है, पी नॉट 1 और पी नॉट 2। अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम इसमें मान लो कि ऐड कर रहे हैं ना, इधर से जाने पर इधर क्या हो रहा है, ऐड ऐड कंपोनेंट 2, ठीक है ना। धीरे धीरे कंपोनेंट 2 इसमें ऐड कर दे रहे हैं, और ये हम ये चीज जो दिखा रहा है हमको, मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो आपको पता है जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे इसका जो प्योर वेपर प्रेशर है, देखो सॉल्यूशन में पहले तो एक ही कंपोनेंट था, पहले एक ही कंपोनेंट था तो उसी का प्रेशर रहेगा। अब जैसे दूसरा कंपोनेंट डालेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें प्रेशर दोनों का आ जाएगा, ठीक है। सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल रहेंगे तो दोनों का प्रेशर बनेगा ना, मैंने बताया ना अभी। इधर सरफेस पे दोनों है तो दोनों का प्रेशर बनेगा, जो कम रहेगा उसका कम बनेगा, जो ज्यादा रहेगा उसका ज्यादा बनेगा। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखो इसको, जैसे इसमें हम दूसरा कंपोनेंट मिला रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर चलना है आप लोग राइट साइड की तरफ। जैसे इसमें दूसरा कंपोनेंट मिला रहे हैं, अब ये इसका प्योर प्रेशर तो रहेगा नहीं, प्योर वेपर प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कंपोनेंट 2 पूरी तरह से 1 हो गया है और कंपोनेंट 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कंपोनेंट जब कंपोनेंट 1 जो था वो 1 था और कंपोनेंट 2 0 था, तो यहाँ से हमको ये चीज लाइन क्या देगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब यहाँ पर हम जब भी लेंगे इस पोजीशन पे, तो हम पार्शियल प्रेशर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन क्या है, 0 नहीं है, इसका मोल फ्रैक्शन 0 नहीं है। अब जो दो कंपोनेंट अगर आ गए हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर बना तो उसको हम पार्शियल प्रेशर से मेजर करते हैं, ठीक है। अब उसी तरह जैसे जैसे हम सेकंड वाला मिला रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे उसका भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है, उसका भी प्रेशर आ रहा है। और फिर कंपोनेंट 1 का प्रेशर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, ठीक है, और कंपोनेंट 2 का प्रेशर क्या हो जा रहा है, पी नॉट हो जा रहा है। लेकिन ये लाइन जो इंडिकेट करेगी, मान लो कि इस जगह पे हम क्या देखेंगे, हम प्योर वेपर प्रेशर की बात तो करेंगे नहीं, हम किसकी बात करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर की, ठीक है। तो ये लाइन पूरी की पूरी किसको दिखाएगी, हमको पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2 का, ठीक है।
प्योर वेपर प्रेशर तो सिर्फ यहाँ रहेगा जहाँ पर एक ही कंपोनेंट बस रहेगा, ठीक है? और यहाँ पर क्यों प्योर वेपर प्रेशर ले रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। अब इस बीच में हम क्या लेंगे? सब पार्शियल प्रेशर को लेंगे। तो ये वाली लाइन पार्शियल प्रेशर 1 दिखा रहा है और कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर ये वाली लाइन दिखा रहा है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे P1 प्लस P2, ठीक है? तो एक लाइन ऐसे हमको मिलेगी और यही हमारा होगा टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? अ, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ, ठीक है?